हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो देखिए, मंत्री परिषद जो हमारा होता है, मंत्री परिषद का चर्चा हमारे संविधान में कहाँ किया गया? तो मंत्री परिषद का चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा किया गया है। क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, क्या बोला गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। क्या बोला गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो आप लिखिए आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है? तो कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका पीएम, जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख पीएम होगा, यानी कि प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। क्या कहा गया है? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? पीएम होगा। अब देखिए, ये जो राष्ट्रपति को सलाह देता है मंत्री परिषद, तो ये जो सलाह होता है, ये राष्ट्रपति के लिए सलाह कैसा होता है? तो राष्ट्रपति के लिए सलाह बाध्यकारी होता है। कैसा होता है? बाध्यकारी होता है। इस सलाह को राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है, बाध्यकारी होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा अगला आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल 75 आता है। आर्टिकल 75, तो देखिए आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है हमारे, यह बहुमत दल के नेता को, यानी कि लोकसभा में जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको पीएम नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? तो पीएम नियुक्त करेंगे। क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, क्या कहा गया है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करेंगे, पीएम नियुक्त करेंगे। अब आपको यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर होता है कि राष्ट्रपति के पीएम क्या होता है? नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। ये आपको, और यही इसी में कहा गया है कि पीएम जो है इसी के सलाह पर मंत्रियों का भी क्या करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे। ये कहा गया इसी में। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75(2). आर्टिकल 75(2), आर्टिकल 75(2) में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 75(2) में कहा गया है कि जो मंत्री है, यानी कि मंत्री, वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्या कहा गया है? तो मंत्री, जो मंत्री हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 75(2) में कहा गया है कि मंत्री जो है ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के पद पर्यंत काम करेंगे। क्या करेंगे? पद पर्यंत काम करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है वो कौन सा आर्टिकल आता है? तो वो आता है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 75(3). आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75(3) में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 75(3) में कहा गया है, देखिए आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद, जो हमारा मंत्री परिषद होगा, यह सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कहा गया हमारे आर्टिकल 75(3) में। क्या कहा गया है? कि जो हमारा मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा?
तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75(4). तो आर्टिकल 75(4) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 75(4) में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 75(4) में कहा गया है कि जो मंत्री हो गए या पीएम हो गए, पीएम या मंत्री अपने पद ग्रहण करने से पूर्व, पीएम कहिए या मंत्री, पीएम और मंत्री कहिए, और मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, और गोपनीयता की शपथ, ये शपथ जो है ये राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, शपथ राष्ट्रपति के सामने लेंगे। यही कहा गया हमारे आर्टिकल 75(4) में, क्या कहा गया है, ये हो गया हमारा 75(4). अब हम आइए अगला जो हमारा आर्टिकल है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(5). आर्टिकल 75(5) में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 75(5) में कहा गया है कि कोई जो है कोई मंत्री या पीएम बन सकता है, कोई व्यक्ति मंत्री या पीएम बन सकता है, चाहे वो संसद का सदस्य हो या नहीं हो। क्या कहा गया है कि कोई सदस्य ना होते हुए भी मंत्री या पीएम बन सकता है, कोई व्यक्ति मंत्री या पीएम बन सकता है चाहे वह संसद का सदस्य नहीं भी हो, संसद का सदस्य न भी हो, नहीं भी हो तब भी वो बन सकता है। लेकिन इसमें एक कारण दिया गया है, लेकिन इस 6 माह के अंदर उसको अपना सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। संसद में क्या करनी पड़ेगी, अपनी सदस्यता लेनी पड़ेगी, 6 माह में सदस्यता लेनी पड़ेगी। पॉइंट क्या है, 6 माह में सदस्यता लेनी पड़ेगी, सदस्य बनना पड़ेगा। ये मैंने जो आपको एक एक पॉइंट में हर एक एक जो पॉइंट लिखाया है, ये एक एक शब्द जो लिखा हुआ है ये जरूरी है कि राष्ट्रपति, मैंने आपको क्या समझाया, तो देखिए आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा। अब ये पीएम जो सलाह देगा, मंत्री परिषद जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति के लिए कैसा होता है, तो बाध्यकारी होता है। उसके बाद आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(1) क्या कहता है, तो कहता है राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 75(2). आर्टिकल 75(2) क्या कहता है, तो ये कहता है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। और जो पूरा मंत्री परिषद है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आर्टिकल 75(4). इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है पीएम और मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद और गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 75(5). इसमें क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति मंत्री या पीएम बन सकता है चाहे वो संसद का सदस्य नहीं भी हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी संसद में। तो यही कहा गया हमारे आर्टिकल 75(5) में। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा मंत्री परिषद है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए कि मंत्री परिषद का आकार जो है, ये हमारा मंत्री परिषद का आकार मूल संविधान में तय नहीं था। आकार मूल संविधान में तय नहीं था, यानी कि मूल संविधान में इसके आकार के बारे में तय नहीं किया गया था। मूल संविधान में तय नहीं था, ठीक ना। उसके बाद देखिए, जब तय नहीं था तो फिर अब वर्तमान संविधान में इसका चर्चा है, तो इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया होगा। तो क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, यानी कि 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 किया गया। और इसके अनुसार क्या कहा गया, तो इसके अनुसार कहा गया कि लोकसभा का, देखिए लोकसभा जो है हमारा, लोकसभा
लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, टोटल मेंबर, कुल मेंबर का 15%, लोकसभा के में कुल मेंबर का 15%, कुल सदस्य का 15%। मैक्सिमम कितना, ये मैक्सिमम होता है कुल संख्या का 15%, ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है मंत्रिपरिषद में, तो कुल लोकसभा के कुल सदस्य का 15%, ये क्या हो सकता है, मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है मैक्सिमम 15%। देखिए ये तो हो गया, लेकिन विधानसभा, स्टेट विधानसभा मतलब राज्य विधानसभा में भी तय किया गया, राज्य विधानसभा जो है हमारा, इसमें भी यही तय किया गया, राज्य विधानसभा में भी यही है, क्या है कि कुल जो मेंबर है इनका 15%, कितना, कुल मेंबर का 15%, कुल सदस्य का 15%, ये क्या है, मैक्सिमम है 15%। अगर इसमें हम मिनिमम का बात करें कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% है, तो मैक्सिमम हो गया, मंत्रिपरिषद का आकार मैक्सिमम हो गया। लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम 12 मेंबर, मिनिमम जो है हमारा, मिनिमम कितना हो सकता है, तो 12 मेंबर। अब देखिए, ये तो आप देख लिए कि लोकसभा का भी और राज्य विधानसभा की, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, यानी कि कहने का मतलब है इसके अगर हम दिल्ली की बात करें, किसका बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें अगर हम, तो दिल्ली जो है इसमें टोटल विधानसभा सीट है कितना, तो दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट है 70, टोटल विधानसभा सीट है 70। तो दिल्ली का 10% सीट, यानी कि टोटल का 10% ही क्या होता है, टोटल का 10% ही हमारा ये मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो टोटल का 10% कितना हो गया, 7। तो ये जो 7 होता है इसमें एक सीएम और प्लस 6 मंत्री होते हैं, तो ये हमारा दिल्ली का होता है आकार होता है। दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट 70 है, जिसका 10% ही मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करता है, जिसमें एक सीएम और 6 मंत्री होते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि ये इसको किस संविधान संशोधन, तो इसको 69वां संविधान संशोधन यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में तय नहीं था, इसे 91वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो आप समझ गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें किस किस प्रकार के मंत्री आते हैं, यानी कौन कौन मंत्री आते हैं। तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझिए, ये मान जाइए ये पूरा मंत्री परिषद हो गया, क्या ये पूरा मंत्री परिषद हो गया। तो देखिए यहाँ पे एकदम ऊपर जो होता है, ये ऊपर कौन होता है, यहाँ पे एकदम ऊपर पीएम होता है। कौन होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन होता है, तो मंत्री परिषद में पीएम होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद कौन होता है, तो उसके बाद जो हमारा सबसे ऊपर होता है ये कौन होता है, मंत्री परिषद के बाद कौन होता है, तो मंत्री परिषद के बाद जो हमारा होता है कैबिनेट होता है, कैबिनेट होता है, क्या होता है, कैबिनेट होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा इसमें आते हैं, तो इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं इसके बाद राज्य मंत्री आते हैं। कौन आते हैं, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कौन, स्वतंत्र प्रभार जिनका होता है, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री इसके बाद आते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद जो हमारे आते हैं ये कौन होते हैं, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। यहां तक आप समझ गए कि कौन आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद जो हमारे आते हैं उप मंत्री आते हैं। कौन आते हैं, उप मंत्री। तो यही हमारा मंत्री परिषद होता है। पहले कौन आते हैं, पीएम, क्योंकि मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, पीएम होते हैं। उसके बाद आता है कैबिनेट, जो खास मिनिस्टर होते हैं वही कैबिनेट होते हैं, जो 3 4 5 जैसे पीएम हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, या डिफेंस मिनिस्टर हो गए, और फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, इन सभी लोगों को, यही सभी लोग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार वाले कौन होते हैं, तो जब कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं तो ये राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं ये कैबिनेट मंत्री का कार्य करते हैं, तो ये स्वतंत्र मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, राज्य के जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री, उप मंत्री और जो छोटे छोटे मंत्री होते हैं उन्हें उप मंत्री कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, क्या सुना होगा, आपने ये शब्द सुना होगा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल शब्द सुना होगा, क्या सुना होगा, मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल किससे मिलकर बनता है, तो पीएम और कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं, कौन, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री, मंत्री जो हो गए स्वतंत्र प्रभार वाले, कौन, स्वतंत्र प्रभार,
ये जो मिनिस्टर हो गए, यही लोग मिला के क्या किसका निर्माण करते हैं, तो मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। क्या आप समझे? उसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा सुपर कैबिनेट। क्या सुना होगा? सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट शब्द सुना होगा, सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट। अब इस शब्द के का मतलब समझिए कि आखिर ये सुपर कैबिनेट होता क्या है। सुपर कैबिनेट जो है तो हमारे एक अर्थशास्त्री थे, के संथानम जी। कौन थे? अर्थशास्त्री के संथानम। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री के संथानम। कौन थे? के संथानम, के संथानम। इन्होंने जो हमारा योजना आयोग था, योजना आयोग, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है, कैबिनेट कहा है। समझ गए आप कि जो सुपर कैबिनेट, योजना आयोग को हमारे अर्थशास्त्री के संथानम जी ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। इसके बाद आपने एक और शब्द सुना होगा, किचन कैबिनेट। क्या सुना होगा? किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट, तो देखिए जो किचन कैबिनेट होता है, किचन कैबिनेट समझिए, तो हमारे और आपके किचन में कौन पहुंच जाता है? हमारे और आपके किचन में कौन पहुंच जाता है? तो जो खास लोग होते हैं वही तो किचन में पहुंचते हैं। नहीं तो कोई भी आता है वो क्या होता है कि बाहर जहाँ बैठने का जगह होता है वहीं बैठता है, लेकिन किचन तक कौन पहुंच जाता है? खास व्यक्ति जो होता है वहीं पहुंचता है। तो किचन कैबिनेट कहने का भी मतलब यही है कि जो खास खास मंत्री हो गए, पीएम के साथ जो खास खास मंत्री हो गए, इन्हीं को मिला के किचन कैबिनेट बनता है। तो आप समझिए कि किचन कैबिनेट क्या होता है। तो आप देखिए ये तो हो गया। अब एक और पॉइंट समझिए। अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 352 के बारे में। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जो है इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात के बारे में है। तो ये 44वां संविधान संशोधन, इसमें 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, 1978 किया गया। और इसके माध्यम से कहा गया कि जब भी राष्ट्रीय आपात लगेगा तो इसमें कैबिनेट की लिखित अनुमति लगेगी। क्या? कैबिनेट की लिखित अनुमति लगेगी, कैबिनेट की लिखित अनुमति लगेगी। अनुमति चाहिए। समझ गए आप कि जब भी लागू करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की क्या चाहिए? लिखित अनुमति चाहिए। तो ये हो गया हमारे मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम कुछ पॉइंट पीएम के बारे में देखेंगे और हमारा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो कौन सा पॉइंट आता है? इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल। पहले देखिए पॉइंट, ये हो गया हमारे राष्ट्रपति। कौन हो गए? ये हो गए हमारे राष्ट्रपति, ठीक। और ये हो गया हमारा मंत्रिपरिषद। क्या हो गया? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? यानी योजक कड़ी का काम कौन करता है? योजक कड़ी यानी जोड़ने का काम कौन करता है? तो जोड़ने का काम करते हैं हमारे पीएम। कौन करते हैं? पीएम। तो आर्टिकल, इसी को आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना, मंत्रिपरिषद में जो भी होगा उसका सूचना कौन देंगे? पीएम देंगे। तो इसी को आर्टिकल 78 में कहा गया है, माफ कीजिएगा, 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना कौन देंगे? मंत्रिपरिषद में जो भी होगा उसका सूचना कौन देंगे? पीएम होंगे। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने का काम कौन करता है? पीएम। यही कहा गया हमारे आर्टिकल 78। अब देखिए ये जो मंत्रिपरिषद हो गया, इसके कार्यों पर नियंत्रण संसद करती है। तो संसद कैसे करती है इसके कार्यों पर नियंत्रण? तो संसद जो है इस पे नियंत्रण करती है। किस तरह से नियंत्रण करती है? तो नियंत्रण 3 माध्यम से करती है। पहला जो हमारा नियंत्रण हो गया, स्थगन प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण करती है। कैसे? स्थगन प्रस्ताव द्वारा, प्रस्ताव द्वारा। उसके बाद कैसे नियंत्रण करती है? तो उसके बाद नियंत्रण करती है प्रश्नकाल द्वारा। क्या करती है? प्रश्नकाल द्वारा, प्रश्नकाल द्वारा। उसके बाद कैसे नियंत्रण करती है? तो अनुपूरक प्रश्न द्वारा। कैसे? अनुपूरक प्रश्न द्वारा। ये हमारे संसद जो है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण करती है। कैसे? अनुपूरक प्रश्न द्वारा। तो ये 3 प्रकार से ये हमारा जो संसद हो गया, ये मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण करती है। अब देखिए अब एक पॉइंट आता है आपके सामने ये कि जब भी अगर मान जाइए राष्ट्र किसी प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री कोई है उनकी मृत्यु हो जाए या वो उनको अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए या खुद ही रिजाइन कर दे, तो उस स्थिति में पूरा मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा मंत्रिपरिषद विघटन हो जाएगा। तो आप समझिए अगर पीएम की मृत्यु हो जाए, पीएम की मान जाइए मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दें,
इस्तीफा दे दें या अविश्वास प्रस्ताव लाके हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। पूरा मंत्रिपरिषद जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, ये आता है कि क्या जो राज्यसभा के सदस्य जो है, लोकसभा के सदस्य तो पीएम बन सकते हैं, ठीक, क्या राज्यसभा के सदस्य पीएम बन सकते हैं? हमारा पॉइंट ये है कि क्या राज्यसभा के सदस्य पीएम बन सकते हैं? क्या राज्यसभा के सदस्य पीएम बन सकते हैं? तो देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा के सदस्य पीएम बन सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, राज्यसभा के सदस्य पीएम बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी पीएम बने। तो आपको याद होगा कि हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, यहीं पे लिख लीजिए। पहली महिला पीएम कौन थी? पहली महिला पीएम कौन थी? तो पहली महिला पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी हमारी पहली महिला पीएम थी। तो ये जो थी, ये एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिनका 2 अलग अलग कार्यकाल था, ठीक। तो इंदिरा गांधी ये राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी पीएम बनी थी। इसका एग्जाम्पल, उसके बाद आपको याद होगा एक नाम और, क्या नाम है वो? इंद्र कुमार गुजराल। क्या नाम है? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। और एक नाम और आप याद कीजिए, एच डी देवगौड़ा जी। कौन? एच डी देवगौड़ा जी। एच डी देवगौड़ा, क्या नाम था? एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जी जो थे, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। और कौन थे? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी जो थे, ये भी राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी पीएम बने थे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, हमारे जो अगला पॉइंट ये है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम कौन थे? फर्स्ट पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल। पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल अब तक किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि वर्तमान में पीएम कौन है? तो वर्तमान में पीएम है मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान में पीएम है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो पीएम के तौर पर सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम जो कार्यकाल था वो किनका था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे कम कार्यकाल था। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल सबसे कम था, मात्र 13 दिन का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मात्र 13 दिन का था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि कौन वैसे पीएम थे जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में शामिल नहीं हुए। तो क्या पॉइंट है हमारा अगला? अगला पॉइंट हमारा ये है कि कौन ऐसे पीएम थे जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में नहीं प्रस्तुत हुए। तो ऐसे पीएम कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह का आपने नाम सुना होगा। चौधरी चरण सिंह जो थे, ये अपने कार्यकाल के दौरान एक भी बार संसद में उपस्थित नहीं हुए। संसद में उपस्थित नहीं हुए। तो ये था हमारे पीएम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पीएम और मंत्रिपरिषद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।